Hello friends, welcome back to my YouTube channel Key Study with Enjoy 535. Today we will discuss about a major topic azimuthal quantum number। यानी कि आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है द्विअंशी क्वांटम संख्या। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर और उनके प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर इनके बारे में जानकारी ली थी। तो आज हम क्वांटम नंबर का दूसरा प्रकार एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहले वाले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में चर्चा की थी, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज मार लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोटेड किया गया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था वो सेल की जानकारी देता था, यानी कि सेल के आकार और उसकी भीतरी जानकारी जो था कौन देता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि जिसे कोश कहते थे, हिंदी में जिसे कोश कहते थे। अब आता है द्विअंशी क्वांटम नंबर। द्विअंशी क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ही सेकंड रूप है। जैसे कि हमें राज के घर पे जाना था, तो पहले हमने क्या किया था? डिस्ट्रिक्ट पता की थी। डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते ही राज नहीं मिल गया था। राज को ढूंढने के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए थे, उसकी जानकारी की थी। तो हमने क्या किया, अभी हम पहुंचे हैं कोष के लिए। अभी प्रथम जो क्वांटम नंबर का प्रकार था उसमें हम केवल कोष पर पहुंचे हैं। अब चलेंगे उपकोष पर। इसमें हमने कोष की जानकारी ली थी, अब लेंगे उपकोष यानी कि सबसेल पर जानकारी। सबसेल पर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोष और उपकोष इसमें क्या अंतर था? आप लोगों को बताया भी था कि नाभिक के, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र KLMN ये इससे डिनोटेड किए गए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कोश बोलते हैं। और उपकोष को क्या बताया था कि नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिनके खंडों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसे क्या बोलते हैं? उपकोष। यानी अब हम कोष से नीचे वाले पायदान, ऊपर वाले पायदान पर पैर रख चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसका सेकंड नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और इसे एक और नाम से जाना जाता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ये द्विअंशी क्वांटम संख्या है, सहायक क्वांटम संख्या है और गॉड क्वांटम संख्या है। अब देखिए, यहाँ पर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में हमने लिख दिया है। यह उप ऊर्जा स्तरों द्वारा उपकोषों के बारे में जानकारी देता है। यह उप ऊर्जा स्तरों तथा उपकोषों, एक ही बात है, उप ऊर्जा स्तर तथा उपकोषों के बारे में जानकारी देता है। यह संख्या आकृति को भी दर्शाती है, इसे L से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो किसको दर्शाता है? उपकोष को। किसको दर्शाता है? उपकोष को। और हम जानते हैं कि हमारे कितने प्रकार के उपकोष होते हैं? 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। कौन से सबसेल होते हैं? P सबसेल, पहला होता है S, P, D और F। S, P, D, F ये सबसेल होते हैं। तो S की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। इसकी आकृति कैसी होती है? डंबलाकार। इसकी आकृति कैसी होती है? D सबसेल की द्विडंबलाकार, और F सबसेल की 3 नंबर होती है। इसमें नोडल तल की संख्या कितनी होती है? 0। इसमें 1 ये तल। ठीक है, इसमें नोडल तल की संख्या 2 और इसमें 3। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, सबसेल के बारे में। इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, यानी कि कक्षक? इसमें कितने कक्षक होते हैं? 1। ठीक है, इसमें कितने कक्षक होते हैं? 3। इसमें कितने कक्षक होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। इसमें 7।
3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें एक कक्षक होता है, पी सब सेल में 3 कक्षक होते हैं, डी सब सेल में 5 कक्षक होते हैं और एच सब सेल में 7 कक्षक होते हैं। और प्रत्येक कक्षक में यानी कि प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? एस में 2, इसमें कितनी हुई? 2 इसमें हुए, 2 इसमें हुए, 2 इसमें हुए, 2 2 4 और 2 6, इसमें 2 4 6 8 10, यानी कि डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 और एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 14। ठीक है, तो सब सेल के बारे में हम जान चुके हैं, थोड़ा रिवाइज किया था कि सब सेल हमारे 4 टाइप के होते हैं, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। यही इसी की जानकारी देता है कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्याएं। द्विगंशी क्वांटम संख्याएं किस बात की जानकारी देती हैं? देखिए, सबसे पहले हमने जैसे ये एटम था, इसके बाद ये सेल थी, इसके अंदर सेल थे MNOPQR। ठीक है, उसके बाद पहले हमने सेलों के बारे में जानकारी ली। सबसे पहले सेलों से स्टार्ट हुआ, तो सेल की जानकारी दी मुख्य क्वांटम संख्या में। उसके बाद सब सेल जो होते हैं उस सेल के ही खंड, यानी कि उस चक्री जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं उन्हीं खंडों के उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो सब सेल, सेल के अंदर, फिर सेल के अंदर कक्षक यानी ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कैसे? घूर्णन करते हुए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दिखाते हैं ना, शो करते हैं, एक ऐसे अर्ध, एक ऐसे आधा आधा, ऐसा और ऐसा, ऐसा ऐसा दिखाते हैं। तो यहाँ पर जिसकी जानकारी दी है एजीमुथल क्वांटम नंबर ने, तो वो है हमारा किसका? वो चीज़ क्या है? सब सेल। सब सेल के बारे में जानकारी दी है कि एटम जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है कौन से सब सेल में होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे एल से व्यक्त करते हैं। तो एल जो होता है वो एन पर आधारित होता है। एल जो होता है वो एन पर आधारित होता है। एन माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आधारित होना भी चाहिए क्योंकि उसी से निकला, उसी के अंदर समाया हुआ है, उसी का एक अंश मान लीजिए, होना भी चाहिए। तो एल जो होता है एन पर आधारित होता है। किस प्रकार से होता है? तो एल जो होता है वो एन पर 0 से n-1 तक, इसे एक फॉर्मूला मानिए, जो n के लिए जो l के मान है वो 0 से 1-n तक जो है आधारित होते हैं। इसे एक फॉर्मूला मानिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कि n = 1 है, यानी कि हम प्रथम उसकी कक्षा की बात कर रहे हैं, प्रथम सेल की बात कर रहे हैं, उस टाइम हमें l की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो l की वैल्यू l = 0 से n-1 तक। 0 तो होगा ही, 0 से स्टार्टिंग है, और n-1 तक, तो n 1 रखो, 1-1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब n = 1 के लिए l = 0 होता है। अब l = 0 एक कोडिंग है। क्या है? एक कोडिंग है। अब l = 0 होता है, इसका मतलब कौन सा कक्षक होता है उसके लिए, सॉरी कौन सा सबसेल होता है, कौन सा सबसेल होता है, कौन सा उपकोष होता है उसके लिए, यही तो ज्ञात करेंगे। तो n = 1 के लिए जो l = 0 होता है उसमें कौन सा कक्षक होता है? एस सबसेल। कौन सा होता है? एस सबसेल। इसके लिए कौन सा होगा? एस सबसेल। ठीक है, अब देखिए n = 2 रखते हैं, और हमने आप लोगों को बताया था कि n not = 0, n 0 के बराबर हो ही नहीं सकती। अगर n 0 के बराबर होगी तो हम इलेक्ट्रॉन की कल्पना कहाँ करेंगे? वो रोटेट कहाँ कर रहा है, वो उड़न कहाँ कर रहा है? इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा के ही बाहर, तो कक्षा पे तो उड़न कर रहा होगा, जब कक्षा ही हम शून्य कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा है? ठीक है, तो n की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती। अब इसीलिए n = 1 लिया। अब n = 2 लेने पर l = 0 से, इसका मतलब 0 भी ऐड है, पहली वैल्यू तो 0 आई, फिर n-1, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1। तो इसका मतलब हुआ l = 0 और l = 1। 0 के लिए हमारा सबसेल कौन सा है? 0 के लिए सबसेल कौन सा है? S। और 1 के लिए कौन सा है? P। 1 के लिए कौन सा है?
P, कौन सा है? P है, ठीक है। अब देखिए n इक्वल टू 3 लेते हैं, n इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू कौन कौन सी आएंगी? एक तो 0 आएगी, फिर उसके बाद 1 भी आएगी, और 3 में से 1 गया 2 आएगी। देखिए यहाँ से देखिए जो वैल्यू आती है, जैसे n इक्वल टू 3 है तो यहाँ 3 लेंगे, 3 माइनस 1 2, तो 0 से 2 तक तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, यानी कि 3 कक्षा में जो उपकक्षकों की संख्या होगी वो होगी S, P और D। सबसे पहली होगी S, फर्स्ट के लिए होगी P और सेकंड के लिए होगी D, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए n की वैल्यू अगर 4 लेते हैं, n की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तब l की वैल्यू क्या होगी? तब l की वैल्यू फिर निकालेंगे 0 से n माइनस 1 तक, यानी कि 4 की जगह 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी कि 0 से 3 तक, और 0 से 3 तक का मतलब 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 0 के लिए s है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, और f के लिए 3 है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो n बराबर 4 के लिए l इक्वल टू 1 0 1 2 3, ठीक है। ऐसे हम डिफाइन करते हैं सबसेल का कि किस सबसेल में हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखिए सबसेल की जो टोटल संख्या होती है, टोटल जो सबसेल की संख्या होती है वो n के इक्वल होती है। टोटल जो सबसेल की संख्या होती है वो n के इक्वल होती है। जैसे कि देखते हैं n इज इक्वल टू 1 है तो l इज इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि एक सबसेल हुआ s, यानी कि एक सबसेल हुआ तो इसकी संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 हुआ तो 0 और 1 कितने हो गए? 2, कितने हो गए? 2, यानी कि इसके लिए 2 है, यानी कि n की जो वैल्यू है यहाँ पर कुल मानों की जो संख्या है, इन कुल मानों की जो संख्या है वो n के बराबर होती है। अब देखिए कुल मान, ये तीसरे में S P D, तो ये 3 हो गए, तो ये 3n बराबर 3 S P D F, यहाँ पर कितने हो गए? 4 हो गए, तो n बराबर कितना है? 4। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कुल मानों की जो संख्या होगी वो n के ही इक्वल आएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलते हैं इसकी थोड़ा और इसके अंदर चलते हैं। तो देखिए अभी हमें पता चला जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उनसे हम क्या निकाल सकते हैं? L से हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम L से सबसेल को बता सकते हैं, सबसेल की जानकारी दे सकते हैं, और इनकी शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसेल की एनर्जी ऑर्डर को देखते हैं। सबसेल की एनर्जी ऑर्डर, तो ये देखिए क्या होगा। सबसेल कितने हमारे? 4 हैं। कौन कौन से? S P D F। अब देखिए S P D F में एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे कम किसकी होगी? देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कितने हैं? 2। S P D F, तो एनर्जी किसकी कम होगी? पहले वाली की। उसके बाद इसमें कितने हैं? 6। इसके बाद इसमें कितने हैं? 10। इसके बाद इसमें कितने हैं? 14। तो इसमें S इज लेस देन P, P इज लेस देन D, D इज लेस देन F, यानी कि सबसेल की एनर्जी लेवल का ये जो है आरोही क्रम है। क्या है? आरोही क्रम, यानी कि इंक्रीज ऑर्डर। ऐसे बढ़ेगी, पहले S से ज़्यादा P पे, P से ज़्यादा D पे, और D से ज़्यादा F पर, ठीक है। और ये ऑर्बिटल की शेप को भी बताता है कि ऑर्बिटल कैसा है। इससे हम लोग किससे? द्विगंशी क्वांटम संख्या से ऑर्बिटल की शेप की भी जानकारी लेते हैं। अब देखते हैं, चलते हैं इसके एंगुलर मोमेंटम पर। इसके एंगुलर मोमेंटम पर, यानी कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर
मोमेंटम। सबसेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इसके लिए जो होगा एम वी आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट एन प्लस 1, सॉरी एल प्लस 1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब यहां पर h अपॉन 2 पाई को h क्रॉस से हम लोग प्रदर्शित करेंगे, तो एम वी आर इज इक्वल टू h क्रॉस अंडर रूट एल प्लस 1। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो उसके बाद देखिए, अब हम जानते हैं कि एस पी डी एफ, इन सब सेल के लिए एस के लिए 0, पी के लिए एल 1, डी के लिए एल जो होगी 2 और एफ के लिए 3। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो मैं इससे जो है रिवर्स कर देता हूं। तो ये लोग आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर जो L है वो एम वी आर, इसे L से शो करेंगे। ठीक है, इसे L से शो। तो देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे S सब सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L इज इक्वल टू, अब S सब सेल के लिए L का मान कितना होगा, S सब सेल के लिए L का मान कितना होगा, 0। कितना होगा, L इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो H नॉट अंडर रूट 1, सॉरी 0 प्लस 1, यानी कि ऑल 0, सब कुछ 0 हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं एग्जांपल P सब सेल के लिए। P सब सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम यानी कि L इज इक्वल टू, अब P सब सेल के लिए L का वैल्यू कितना होगा, 1। L का वैल्यू कितना होगा, 1। तो H नॉट अंडर रूट 1 प्लस 1। ओके, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 2 S नॉट। ओके, ये आएगा वैल्यू। S के लिए यहां 3, सॉरी D के लिए यहां 2 लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1, तो 3 हो जाएगा, 3 2 6 अंडर रूट 6 है। F के लिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 and 4 4 3 12 H क्रॉस। तो यहाँ पर हमारा जो एज्यूमिथल क्वांटम नंबर था उसके बारे में हमने सारी डिटेल यहाँ पर दे दी है, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वांटम नंबर पर, जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कुछ खास नहीं होता है। अभी हम जो थे सेल पे थे, किसमें, मुख्य क्वांटम संख्या में। मुख्य क्वांटम संख्या में सेल से फिर हम गए सब सेल पर, किसमें गए, द्विवंशी क्वांटम संख्या में, और सब सेल के बाद जो जाएंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या में, तो किसमें जाएंगे, कक्षक में, ऑर्बिटल में। किसमें जाएंगे, ऑर्बिटल में। चलिए देखते हैं उसके बारे में भी। अब हमारा आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हमने आप लोगों को बता दिया कि अब ये किसमें आता है, ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए आते हैं, ऑर्बिटल के लिए। यह संख्या उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों की जानकारी देती है, यानी उप ऊर्जा स्तर माने उप सबसेल, यानी कि सबसेल, ठीक है, उपकोश। तो इट इज डिनोटेड बाय एम, यह एम से प्रदर्शित की जाती है। यह संख्या ऑर्बिटल्स के अभिविन्यास को भी दर्शाती है। ठीक है, ऑर्बिटल्स के अभिविन्यास क्या होते हैं, जैसे पी के 3 अभिविन्यास होते हैं, 1 2 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, देखिए पी एक्स होता है, पी एक्स एक्स के अलाउंग, पी वाई जो होता है
वो वाई के अलोंग और पी जेड जो होता है वो जेड अक्ष के अलोंग होता है। ठीक है, तो यानी कि वो ऑर्बिटल्स के अभिविन्यास, समझ में आ गया, इसके अभिविन्यास को भी दर्शाती है। तो देखिए ये अब सबसे निचली सतह पर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन तक जाते जाते अब इसके बाद जो रहेगा वो सीधे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देगा। अब तक के हम उसके बाहरी आवरण के बारे में पढ़ते रहे, अब की बार जो आएगा यानी कि चक्कर क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, उसमें हम सीधे किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है यानी कि रास का होम नंबर, सॉरी हाँ हाउस नंबर, वहां पर हम पहुंच चुके हैं। अब रास के घर में बहुत सारे मेंबर हैं, उसमें से रास को मिलना है अगले वाले में। तो देखिए L के लिए M के मान -L से +L तक या +L से -L तक होता है तथा कुल मान 2L + 1 होते हैं। M के लिए M के कुल मानों की संख्या n² होती है। देखिए इसका पहले टेक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करवाते हैं। देखिए इफ n = 1 बिकॉज m नेवर =0, मतलब n कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, बता दिया था। तब देन L कितना होगा, L याद आया कुछ, S P D F, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो N 1 के लिए L कितना होगा 0, यानी कि S ऑफ कोर्स। ठीक है, अब तो M की भी वैल्यू निकालनी है, तो M कितना होगा, L के लिए M के मान -L से +L तक या +L से -L तक होते हैं। तो इस टाइम M कितना होगा, M की वैल्यू भी 0 होगी, M की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, यानी कि इस वाले कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कक्षक है, इसमें कितने हैं, 0 कक्षक। अब n = 2, तब L की वैल्यू कितनी होगी, n = 2, तब L की वैल्यू 0 और 1, n-1, 0 से n-1 तक, उस वाले फॉर्मूले से देखिए 0 से n-1 तक। तो इसके लिए 0 के लिए क्या है, S ऑफ कोर्स है, और P के लिए क्या है, 1 ऑफ कोर्स है। तो M की वैल्यू इसके लिए तो 0 होगी, इसके लिए क्या होगी, -L से +L तक। ये क्या होता है, संख्या रेखा आप लोगों ने पढ़ी होगी, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 इन्फिनिटी तक, यहाँ पर -1 -2 -3। बस यही चीज़ यहाँ पे करनी है। अगर हमारे पास +1 है और वहाँ पे हमें -1 तक लाना है, क्योंकि +1 +L से -L तक, तो +L है -L तक, तो इसकी वैल्यू होगी -1 0 +1। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी -1 0 और +1, यानी कि जो कक्षक होगा ये 3, कितने होते हैं P में, 3, +1 0 और सॉरी हाँ पहले माइनस कर कुछ और +1। ठीक है, यहां पर m = 0 के लिए 0 ही होगा। अब आता है n = 3, तब L = 0 1 2। ठीक है, n-1 से लगाएंगे, L = n-1 यानी कि 3 -1 2 1 2 3, 0 से 2 तक करना है, 0 1 2 3। अब m = इसके लिए 0 के लिए 0, m = इसके लिए -1 0 +1, m = 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, यहाँ पर लिख दे +1 +2। ठीक है, अब m = 0 के लिए तो 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, s के लिए 0। p में कितने होते हैं ऑर्बिटल, कक्षा कितने होते हैं, 3।
एक में -1, एक में 0, एक में +1। 2 के लिए कितने होते हैं? डी में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, कितना समझ में आया? अब हम देखते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखते हैं n = 4, n = 4, तो l = 0 1 2 3। अब n की वैल्यू निकालेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके लिए 0, m = -1 0 +1, m = -2 +1 सॉरी -1 0 +1 +2, m = -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इसके लिए m 1 है, इसके लिए m 1 है, 1 के लिए p है 3 कक्षक। इसमें यही आ जाएगा, इसमें 5 कक्षक 1 2 3 4 5, इसमें 3 में f में 7 कक्षक, f में 7 कक्षक। ये करके दिखा दे रहे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, प्लस का प्लस। तो ये पूरा होता है प्रोसेस। आप लोगों को दिखाई दे रहा है नीचे तक, ये सारा प्रोसेस होता है। अब देखिए कि हमने ऊपर वाली लाइन लिखी सही थी, हमने एक के लिए लिखी, n के l के लिए m के मान इतने होते हैं तथा कुल मान 12 + 1 होते हैं। चलिए चेक करते हैं क्या 12 + 1 होते हैं। l की वैल्यू हम 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 2 × 1 + 1 2 2 एकम 2, यानी 2 × 2 और 1 3 है 1 2 3। हाँ बिल्कुल सही है, 3 है। चलिए दूसरा देखते हैं, 2 के लिए लिखते हैं 12, तो 2 × 2 + 1 2 2 4 +1 5 है 1 2 3 4 5। जी हाँ बिल्कुल 5 हैं। अब देखते हैं l = 3 रखने पर 2 × 3 + 1 6 और 7 है 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ बिल्कुल 7 मान हैं, यानी कुल मान 12 + 1 होते हैं, 12 + 1 होते हैं। अब देखते हैं n के लिए m के कुल मानों की संख्या n² होती है। n के लिए m के कुल मानों की संख्या n² होती है। कैसे होती है भाई? n पे कितने होते हैं? 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। चलिए ठीक है, n का मान भी कितना है? 1 है। n का मान कितना हो गया? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब n का मान 4, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर? कुल मानों की, यानी कि यहाँ पर n को बिना छेड़खानी किए सीधे m पर आ गए। n को बिना छेड़खानी किए हमें m के कुल मान चाहिए, तो m के कुल मान 1 2 3 4 1, ये भी तो इसी का पार्ट है, m = 0, ये भी तो इसी का पार्ट है 1 2 3 4। नेक्स्ट 3 के स्क्वायर 9, देखते हैं 9 है, टोटल जो वैल्यूज हैं वो 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 पे स्क्वायर चलाते हैं, 4 का स्क्वायर 16, जब टोटल 16 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 वैल्यूज इसमें हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की जानकारी देती है, साथ ही साथ यह ऑर्बिटल्स के अभिविन्यास की भी हमें अभिविन्यास को भी दर्शाती है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और है इसमें कि चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल के अभिविन्यास की जानकारी देती है, और अभिविन्यास को इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटेशन, तो इसलिए इसे ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, यानी कि अभिविन्यासी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें आज मैंने सारी थ्योरेटिकल चीज़ यहाँ पर लिख दी है, इसकी PDF की लिंक, फिर भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक दी हुई है थ्योरेटिकल की, उसमें जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF लिंक मिलेगी। ठीक है, तो आपको
आज का वीडियो पसंद आया होगा, आशा करते हैं इसकी। और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।